नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2022 की तैयारी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें गत वर्षों के प्रश्नों को समझना ज़रूरी है। इसलिए आज हम सभी पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान के वर्ष 2015, 2017 और 2018 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए आगे की तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, मार्क जुकरबर्ग का संबंध है वॉलमार्ट से, माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से या इनमें से कोई नहीं। तो मार्क जुकरबर्ग का संबंध जो है वो फेसबुक से इसका संबंध है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के फेसबुक को लॉन्च किया, अतः मार्क जुकरबर्ग का संबंध फेसबुक से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, शतरंज से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से? तो खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और फेडरल बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध आईडीबीआई बैंक से है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीपीएसई के अंतर्गत आता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड या कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यह सीपीएसई के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? कीनिया में स्थित है, नामीबिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है या नाइजीरिया में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अमेरिका, भारत, जापान या नॉर्वे? तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है वह नॉर्वे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी क्रम में, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को, 26 जुलाई को, 26 अगस्त को या 26 मई को? तो कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही मेल मिलान कौन सा है? विजय सुरेखा, खुशबीर कौर पुजारा, एसबी सुनील और इधर दिया हुआ है एथलीट हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित करना है, तो चेतेश्वर पुजारा का संबंध सबसे पहले इजी रूप में देख लीजिए क्रिकेट से है। अब देखिए सी का संबंध ऑप्शन नंबर 4 से कहाँ पर बताया हुआ है, तो सी में 4 है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का संबंध 3 से देखिए इसी में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप एलिमिनेट करके अगर एक भी ऑप्शन का आंसर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा का संबंध क्रिकेट से है, सी का 4 आपने ढूंढ लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त को, 19 अगस्त को, 19 सितंबर को या 15 सितंबर को? विश्व मानवता दिवस जो बनाया गया वो 19 अगस्त को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से या छत्तीसगढ़ से? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है यह उत्तराखंड से है। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? चौंगजियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध या गंगा? तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, चीन से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में जाके निकल जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु? तो वह राज्य तमिलनाडु है जिसने सर्वप्रथम वर्षा जल संचयन के लिए छतों पर जो है वह अनिवार्य कर दिया वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? एस आर हाशिम, महबूबुल हक, मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद तालिब? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है यह मोहम्मद यूनुस था, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता, वृष्टि, सहीम वृष्टि या करकापात?
तो अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है निरपेक्ष आर्द्रता। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है यह वर्षण का रूप नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन वृष्टि, सहिम वृष्टि या कर्कापात जो है यह वर्षण के अवक्षेप वर्षण के रूप है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 2017, जनवरी 2017, फरवरी 2017 या अप्रैल 2017? तो जीएसटी का भारत में शुरुआत जो किया गया यह 1 जुलाई 2017 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यह संविधान संशोधन जो हुआ था 101 में संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। 2016 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये लाया गया। जीएसटी के टैक्स का जो स्लैब है यह 4 स्लैब है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? दिल्ली दरवाजा, मांडवी दरवाजा, गुल दरवाजा या बदायूं दरवाजा? तो इब्न बतूता द्वारा दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया दिल्ली दरवाजा को। अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम रहला है, जो काफ़ी प्रसिद्ध एक पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कथन को चुनिए। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है। मीथेन जल गैस, सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और चौथा कह रहा है यूरेनियम 235 किरणोत्सारी है। तो ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, यह गलत हो जाएगा। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, अतः ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मीथेन जल गैस सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीथेन जल गैस सीएफसी इत्यादि जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कथन हो जाएगा। यूरेनियम 235 किरणोत्सारी नहीं है, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि यूरेनियम 235 जो होता है ये किरणोत्सारी होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही कथन हो जाएगा कि क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अधिगमन किया जाता है? हृदय के द्वारा, वृक्क के द्वारा, यकृत के द्वारा या फेफड़ा के द्वारा? तो हृदय के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में जो है वह अधिगमन कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा गलत सुमेलित है? सूची ए और सूची बी में मिलान करना है और देखना कि कौन सा गलत सुमेलित है। कह रहा है बुध सूर्य के सबसे पास है, तो बिल्कुल सही है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ये सही है। दूसरा कह रहा है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है शनि बगैर रिंग का ग्रह है, तो ये गलत कह रहा है। शनि बगैर रिंग का ग्रह नहीं है, शनि के चारों ओर जो है वह रिंग पाए जाते हैं, वलयाकार वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है मंगल लाल ग्रह कहलाता है, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल देखने में लाल दिखता है, इसीलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है 10 मीटर, 2 मीटर, 7.5 मीटर या 1 मीटर? तो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की जो लंबाई होती है, आंत दो होती है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं समुद्र या महासागर, पर्वतों व ध्रुवों पर हिम, मानसूनी वर्षा, और चौथा है महासागर, हिम, वर्षा व भूमिगत जल। तो पृथ्वी पर जल के संसाधन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महासागर भी है, हिम भी है, वर्षा व भूमिगत जल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है 281, 263, 551 या 254? तो सबसे पहले हमको देखना है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो करना है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से रबी की कौन सी फसल नहीं है? बता रहा है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, सरसों, मटर, काला चना या गेहूँ? तो सबसे पहले देखिए कि रबी की फसल होती कब है। तो रबी की फसल ठंडक में होती है। रबी की फसल में सरसों हो जाता है, गेहूँ हो जाता है,
जौ हो जाता है, मटर हो जाता है, चना हो जाता है। तो ये सब जो होता है ये रबी की फसलें हैं। तो सरसों रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है, गेहूं भी रबी की फसल है। काला चना जिसको हम उड़द कहते हैं ये रबी की फसल न होकर के नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। काला चना जो है यह रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाट सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का, बल का, संवेग का या शक्ति का? वाट सेकंड मात्रक है ऊर्जा का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? 70%, 72%, 78% या 82%? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता जो है मात्रा वो 78% है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानी भागों में, हिमनदी पर्वत शिखर पर या तटवर्ती भूमि पर? तो सीढ़ीदार खेती जो है यह पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी क्रम में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है? 16.64%, 17.64%, 18.25% या 19.34%? भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो रही वह 17.64% रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? 23.5 उत्तरी से लेकर 23.5 दक्षिणी के बीच, 23.5 उत्तरी से लेकर 66.5 उत्तरी के बीच, 23.5 दक्षिणी और 66.5 दक्षिणी के मध्य, या 66.5 दक्षिणी या और 66.5 दक्षिणी के मध्य? तो उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो होते हैं वह 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय अक्षांश 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है? 25.58%, 28.10%, 30.20% या 31.16%? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से जो सही हो जाएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वह 31.16% हो जाएगा नगरीय, और ग्रामीण की जब बात करेंगे तो 68.84% जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती। दूसरा कह रहा है राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। और तीसरा कह रहा है ऑप्शन, लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती है, यह सही कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी सही है? 910 स्त्री प्रति 1000 पुरुष, 920 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष या 980 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह 942 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। इसमें सबसे नियरेस्ट जो है यह ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा या सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ग्राम सभा के सचिव जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, वह सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आदिम जीविका कृषि में, गहन जीविका कृषि में, वाणिज्यिक कृषि में या स्थानांतरित कृषि में? तो छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसान जो कृषि करते हैं उन्हें आदिम जीविका कृषि के अंतर्गत या प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आदिम जीविका कृषि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 375 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या 430 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है यह 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? निजी चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक एजेंसी, गैर सरकारी संगठन या व्यवसायी चिकित्सक। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से जो एजेंसियां हैं उनमें से सार्वजनिक एजेंसियां चलाती हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में नवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? 1995 में, 1996 में, 1997 या 1998 में? तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ की गई 1997 में प्रारंभ की गई और यह 2002 तक चली। तो 97 से 2002 तक नवीं पंचवर्षीय रही। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में नेहरू जी के शासनकाल में शुरू की गई थी और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो रही वो 2012 से 2017 तक रही। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हॉस्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वलन द्वारा, भ्रंशन द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या हिमनीकरण द्वारा? तो हॉस्ट एवं ग्रेबन जो हैं यह भ्रंशन द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? 80 अंश पूर्वी देशांतर को, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को, 85 अंश पूर्वी देशांतर को या 87.5 अंश पूर्वी देशांतर को? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को चिन्हित किया जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? 89, 90, 91 या 180? तो अगर 1 अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध दोनों में इनकी संख्या समान होगी और जो हो जाएगी 89। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, निजी संपत्ति संसाधन, सरकारी संपत्ति संसाधन या गैर सरकारी संस्था संसाधन? तो समुदाय की भूमि को सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? स्थानीय सरकारों के पास अधिकार होता है या राज्य सरकारों के पास अधिकार होता है, केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है या गैर सरकारी संगठन के पास अधिकार होता है? तो दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करना हो या रेल के किसी भी मसौदे से संबंधित यह अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? वर्षण, जलवाह, पवन और तापमान। वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह जो है पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल के स्थानांतरण को क्या करता है? समूह को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब 20 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? ज्ञात है कि एक देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है और दोनों देशांतर का अंतर 20 अंश से 80 अंश जाने में देशांतर का अंतर जो है वह 60 देशांतर है। अतः एक देशांतर चलने में 4 मिनट तो 60 देशांतर चलने में 240 मिनट का समय लगेगा। 240 मिनट को जब हम घंटा में परिवर्तित करेंगे तो यह आएगा 4 घंटे का अंतर। सुबह 20 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 10 बज रहा था तो 80 अंश पूर्वी देशांतर का समय 10 बजने में 4 घंटे आप जोड़ेंगे तो 2 बजे दोपहर का समय होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये रहे KBS PRT 2015, 2017 और 2018 के सामान्य ज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न।
जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। जिन्हें समझ में ना आए उनको एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अन्य विषयों के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। धन्यवाद।